मैथ्स बेटर लगती थी तो मैंने सोचा कि जेई के लिए प्रिपेयर करना ही मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा। हर चीज़ को अगर आपका कोई वीक पॉइंट होता है उसको भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। एलन ज्वाइन करने के बाद एक फिक्स शेड्यूल मिला, फिक्स पैटर्न मिला कि आप पहले सारा बैकलॉग का रिकॉर्ड बना लीजिए कि मैंने ये छोड़ा हुआ है, ये मुझे करना है। ट्राई करता था कि कम रखूँ, पर कभी कभी सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। जे एडवांस 2025 परिणामों की चर्चा हर तरफ है। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ऋत्विक खंडेलवाल, जिन्होंने जे एडवांस 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है और रैंक 14 हासिल की है। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं, उनके कठिन परिश्रम और जर्नी के बारे में जानते हैं। ऋत्विक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको इतने महीनों की मेहनत और मन मुताबिक रिजल्ट निकलकर जब सामने आता है, तो क्या मोमेंट था जब रिजल्ट पता चला आपको? काफ़ी खुश थे घर पे, मम्मी पापा, नाना नानी, दादा दादी सब काफ़ी खुश थे। सब ने मिलके सेलिब्रेट वगैरह भी किया। रिज़ल्ट थोड़ा सुबह आ गया था तो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, पर जब रिकलेक्ट कर लिया मैंने अपने आप को तब काफ़ी खुशी हुई कि इतने साल जो मेहनत करी है, जो चीज़ें त्यागनी पड़ी है, उन सब के कारण जो भी फ्रूट मिला है, काफ़ी खुश था। ओके, तो आपकी फैमिली में कौन कौन है और कह सकते हैं कि रिश्तेदारों के फ़ोन आने भी शुरू हो गए होंगे? हाँ, रिश्तेदारों के भी काफ़ी फ़ोन आए। और मैं फैमिली में, मेरे बचपन में से मैं कोटा में रह रहा था, वहाँ पे नाना नानी, मामा मामी रहते थे साथ में। उन और 3 भाई बहन भी थे, मतलब उनके बेटे जो थे, बेटे बेटी। और उड़ीसा में मेरा घर है ओरिजिनल, जहाँ पे मम्मी पापा दादा दादी रहते हैं। ओके, और वहाँ एक्सटेंडेड फैमिली भी है काफ़ी। ठीक है। तो जब एग्ज़ाम देने के बाद में आप कोटा ही थे या फिर उड़ीसा चले गए थे, और फिर जब परिणाम आया तब कहाँ पे थे आप, कोटा में या वहाँ पे अपने घर पे? परिणाम आया तब मैं कोटा में था, पर एग्ज़ाम देने के बाद मैं उड़ीसा चला गया था। और परिणाम आने के बाद फिर एलन ने मेरे को बुलाया कि आ जाइए, तो मैं आ गया कोटा। तो खुश तो थे, मतलब पहले से सोच तो रखा था? हाँ, वो दिमाग में तो होगा ना, जब आपने एग्जाम दिया था तब आपको लग रहा होगा ना कि मेरे अच्छे हुए हैं सारे पेपर जो हैं, अब मुझे अच्छा लग रहा है कि वाकई कोई ना कोई रैंक तो ज़रूर मिलेगी। तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ एकदम? मार्क्स आने के बाद तो आंसर की वगैरह आ जाती है। तो आंसर की से चेक करने के बाद पता चल गया था कि मार्क्स तो अच्छे हैं, तो रैंक अच्छी आएगी अच्छी थोड़ी। आएगी। तो इसलिए खुशी पहले से थी, और रिजल्ट आने के बाद और दुगनी कंफर्म हो हो गई गया वो। तो और अच्छा लगा। ओके, अच्छा, कब सोचा आपने ऐसा कि मेरे को IITian बनना है? मैं 6 क्लास से एलन में पढ़ रहा हूँ। और तब मेनली हम ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करते थे, तो तब मैथ्स, बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री सभी पढ़ते थे। पर मैथ्स से कुछ लगाव ज़्यादा था थोड़ा। तो जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती गई, तब एक ऐसा मोड़ आया कि चूज़ करना पड़ा कि मुझे मैथ्स परस्यू करनी है या बायोलॉजी परस्यू करनी है। तो मैथ्स बेटर लगती थी तो मैंने सोचा कि जेई के लिए प्रिपेयर करना ही मेरे लिए बेटर ऑप्शन होगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि IITian बनना है। मैथ में क्या पसंद है, मतलब क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सॉल्व करना अच्छा लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है? क्या चीज़ है जो मैथ की तरफ आपको अट्रैक्ट करती है? मैथ्स में है क्या कि एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड एंड गवर्न्ड बाय सम रूल्स। तो केमिस्ट्री की तरह कोई एक्सेप्शंस वगैरह नहीं होते हैं हर चीज़ में। तो हाँ, और बहुत तरह से सॉल्व करके भी हम सेम आंसर ला सकते हैं। हाँ, तो मैथ्स कंक्लूसिव और काफ़ी इलैबोरेट और सुंदर भी होती है। ओके। तो इसलिए हाँ, मुझे अच्छी लगती ये है। मैं उसी से सुन सकती हूँ जिन्हें मैथ पसंद है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है। तो मतलब कह सकते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें मैथ नहीं पसंद है, तो वो उनके लिए तो कह सकते हैं कि बहुत लेंदी है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। लेकिन आपने कहा कि मैथ बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात बोली। अच्छा, आपने कहा कि आप बचपन से रह रहे हैं कोटा में, है ना? तो बचपन से आप कोटा में रह रहे हैं। कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है। बहुत सारी संस्थाएं हैं यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जेई की नीट की तैयारी करा रही है, या किसी भी कह सकते हैं कि जो भी अपना सपना पूरा करना चाहते हैं बच्चे, उस फील्ड की तैयारी यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं। एलन, आपने क्यों चूज़ किया और क्या खास बात लगी आपको एलन की? और जैसा आपने कहा कि 7 साल से आप एलन से जुड़े हुए हैं, तो क्या बेहतरीन बात है? एलन का फैकल्टीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। वो हर चीज़ को, अगर आपका कोई वीक पॉइंट होता है उसको भी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो उस पर ध्यान देते हैं। एलन का जो स्टडी मटेरियल है, जो मॉड्यूल्स वगैरह हमको मिलते हैं, वो भी मेरे हिसाब से बाकी कोचिंग के कंपैरिजन में बेटर होते हैं, क्योंकि उनमें सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें अरेंज्ड होती हैं। और एलन का जो मॉक टेस्ट वगैरह होने का सिस्टम है वो काफ़ी ही अच्छा है, क्योंकि मॉक टेस्ट वो फ्रीक्वेंसी जो मॉक टेस्ट की रखनी है जिससे आपका
रेस्ट मिल जाए आपको मॉक टेस्ट के बीच में भी एनालाइज करने के लिए और आगे के मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का, वो भी काफ़ी वेल शेड्यूल्ड होता है। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। और एडवांस देने भी मैं गया तो मेरे को जाने के बाद वहाँ पे ऐसा लगा नहीं कि एडवांस दे रहा हूँ मैं या क्या, तो वो ऐसा ही लगा कि मैं बस एक और एलन का टेस्ट देने आया हूँ मॉक टेस्ट। तो उससे भी काफ़ी हेल्प हुई कि जिससे मैं अपनी नर्व्स को कूल डाउन रख सकूँ। तो ये काफ़ी अच्छी बात है ना कि पहले से ही मॉक टेस्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें डर नहीं लगता, और उसमें क्वेश्चन जो है वो भी इतने अच्छे लेवल के होते हैं कि जब आप जेई का कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो आपको लगता है कि वाकई ये मेरा पढ़ा हुआ है और स्ट्रेस फ्री होकर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कह सकते हैं कि यही एक वजह है कि इतनी अच्छी रैंक भी आई है। अच्छा, कोटा में आपने कहा बचपन से रह रहे हैं, 7 साल से आप एलन से जुड़े हुए हैं। कोटा शहर की यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने तो बहुत करीब से देखा है ना कि ओडिशा बहुत पहले छोड़ दिया था और यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हो। तो कैसा है कोटा, क्या वाइब है कोटा की, और क्या कोई एक ऐसी बात है जो आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कोटा में ही है, अगर मैं कहीं और जाके स्टडी करता, या जो बच्चे भी आना चाहते हैं वो अगर ये सोचे कि कहीं और जाके हम स्टडी करें तो वो एक चीज़ मिस कर देंगे जो सिर्फ और सिर्फ कोटा में है? मेरे हिसाब से कोटा में जो स्टडी एनवायरनमेंट है कि आप देखते हो कि हो सकता है आप कभी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, तो आप देखोगे कि आपके आसपास के लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी मेहनत करना चाहते हैं, वो भी किसी गोल की तरफ फोकस्ड है। तो आपको लगता है कि हाँ मेरे को भी कुछ करना है जिससे मैं उनके साथ compete कर सकूँ। वो चीज़ कोटा काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करवाता है। काफ़ी नेगेटिविटी कोटा के बारे में फैलाई जाती है, पर मेरे हिसाब से कि उसमें ज़्यादा सच नहीं है। स्टडी और प्रेशर उन सब चीज़ों के लिए हमेशा फैक्टर नहीं होता है। देयर आर मेनी अदर थिंग्स, और अगर आपको खुद एक्सपीरियंस करना है तो कोटा आके देखिए, दैट विल गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। हाँ, ये अच्छा है कि वहाँ जहाँ आप बैठे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप जानते ही नहीं है उसकी आलोचना करने से बेहतर है कि आप अपने घर से बाहर निकले, कोटा आए, विजिट करें और देखें कि वाकई कोटा की कैसी लाइफ है। अच्छा, एलन ज्वाइन करने के बाद में खुद में क्या चेंजेस आपको दिखाई दिए? पढ़ाई तो आप पहले भी करते थे, ओलंपियाड्स की भी आपने कहा कि आपने तैयारी की है, एग्जाम भी दिए हैं, लेकिन एलन ज्वाइन करने के बाद में क्या चेंज आपको खुद में दिखाई दिए और उस चेंज से कितना फ़ायदा आपको जेईई एडवांस में मिला? एलन ज्वाइन करने से पहले पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा अनस्ट्रक्चर्ड था, क्योंकि कुछ फिक्स्ड शेड्यूल नहीं था, कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं था पढ़ाई का। बस रैंडमली जो दिखता था वो पढ़ लेते थे। पर एलन ज्वाइन करने के बाद एक फिक्स्ड शेड्यूल मिला, फिक्स्ड पैटर्न मिला कि इस तरह से मेरे को ये सब्जेक्ट को इतना टाइम देना चाहिए, इसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना अच्छा है। तो वो सब पढ़ता गया, और टेस्ट वगैरह की जो फैसिलिटी है वो भी नॉर्मली बिना एलन ज्वाइन करे अवेलेबल नहीं थी। एलन ज्वाइन करके रेगुलर टेस्ट देने का मौका मिला, वो भी काफ़ी हेल्प किया मेरे को प्रिपरेशन के लिए। अरे वाह! अच्छा ऋत्विक, आपका डेली रूटीन क्या रहता था? कितने बजे उठते थे, कितने घंटे पढ़ाई करते थे, कितने बजे सोते थे? मैं मॉर्निंग में उठ जाता था 5-6 बजे के अराउंड। उसके बाद नहाना मतलब जल्दी उठते थे आप? मैं जल्दी उठने वालों में से था। और फिर मैं नहा लेता था, तैयार हो जाता था। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ने का जितना समय मिलता था उतनी देर में पढ़ लेता था। उसके बाद क्लासेस होती थी हमारी मॉर्निंग में, बीच में कभी कभी इवनिंग भी होती थी, पर जनरली मॉर्निंग में होती थी। तो मॉर्निंग में क्लास जाता था। क्लास से आने के बाद रोज़ यहाँ पे जो कज़न्स थे मेरे, उनके साथ मैं क्रिकेट खेला करता था 1 घंटा। ओके। वो उससे काफ़ी मैं एक्टिव रहता था और मज़ा भी आता था क्रिकेट में। क्रिकेट का काफ़ी शौक था मुझे। उसके बाद पढ़ने बैठ जाता था। फिर मैं जो भी होमवर्क होता है डेली का वो पहले कंप्लीट करने की कोशिश करता था। उसके बाद होमवर्क हो जाए, उसके बाद कभी टेस्ट में कुछ वीक रह गया हो या टेस्ट में कुछ डाउट रह गए हो, कुछ टॉपिक वीक लग रहा हो, कुछ रिवाइज करना हो, उसको थोड़ा टाइम देता था। फिर खाना वगैरह खा लेता था। उसके बाद थोड़ा और टाइम बचे तो वही सब करता था। कभी बोर हो जाओ तो थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लेते थे। और रात को फिर मैं जल्दी सोने की कोशिश करता था 10-11 बजे तक। तभी तो 5 बजे उठ पाएंगे ना। हाँ। ओके, जैसा आपने कहा कि आपके जितने भी यहाँ पे कज़न हैं उनके साथ रहते थे और टाइम स्पेंड कर लेते थे। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फैमिली जो है, मतलब खुद हम स्टडी कर रहे हैं, टीचर बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फैमिली जो है वो एक बहुत बड़ा मोटिव है? या जब कभी भी आपको लगता है कि मेरा मन नहीं लग रहा तो फैमिली है तो आपको अच्छा लगता है कि उनके साथ में क्रिकेट खेलने चला जाता था तो मेरा मन लग जाता था, ऐसा? फैमिली वगैरह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। अगर आप कभी डाउन फील करें या कभी आपको लगे कि डिप्रेस हो जाएं कि मेरा ये टेस्ट अच्छा नहीं हुआ या कुछ, तो उसमें फैमिली आपको काफ़ी सपोर्ट करती है। और अगर आप कोटा के हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं तब आपके फ्रेंड पीयर ग्रुप भी काफ़ी सपोर्ट करता है आपको, क्योंकि हर आदमी फेस करता है ये चीज़ पीयर ग्रुप में। तो वो भी आपको सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया था, कैसे वो उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। फैमिली भी उन्होंने भी कभी फेस किया होगा अपने जीवन में, वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। तो किसी का होना इम्पोर्टेंट है। खुद को कैसे संभालते थे आप?
ये तो चलो फैमिली की बात होगी, फ़ोन पे बात कर ली, दोस्तों के साथ बात कर ली, या फिर अपने कज़न जो है आपके उनके साथ आप खेल लेते थे। लेकिन खुद को आप कैसे मोटिवेट करते थे जब कभी भी आपको लगता था कि आज मेरे टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए, और नेक्स्ट टाइम खुद को कैसे रिफ्रेश करके क्लास में जाते थे? मैं डाउन जब भी फील करता था तो मेरे को लगता था कि ये मेरे साथ पहली बार नहीं हो रहा है, ये ओके। पहले भी होगा और आगे भी होगा। तो इससे अगर बुरा फील कर लूँगा तो उससे कुछ फ़ायदेमंद तो होगा नहीं। जो भी होगा नेगेटिव ही इम्पैक्ट डालेगा उस चीज़ पे। और बिल्कुल। तो मैं सोचता था कि जो हो गया वो हो गया, अब आगे फोकस करते हैं, कभी अच्छा होगा कभी ख़राब होगा। तो आई जस्ट हैव टू कीप वर्किंग हार्ड। ओके, और कह सकते हैं कि ऐसे करते करते देखो आज कितने अच्छे मुकाम पे आए हो। अच्छा, क्रिकेट का आपने जिक्र किया यहाँ पे, उसके अलावा आपकी क्या हॉबीज़ है और क्या करना अच्छा लगता है आपको? और मैं बुक्स वगैरह पढ़ता था। अरे वाह, रिसेंटली कौन सी बुक पढ़ी आपने? मतलब नॉवेल्स पढ़ना पसंद है आपको, या ऐसे रिक रिओर्डन की बायोपिक? सीरीज़ थी वो पढ़ी थी मैंने, पर्सी जैक्सन वगैरह और मैग्नस चेस के ऊपर। और हैरी पॉटर वगैरह भी पढ़ता था पहले। मूवीज़ तो देखी होगी। हाँ, मूवीज़ भी देखता था काफ़ी। और पजल्स वगैरह सॉल्व करने का थोड़ा शौक था। और उसका असर मैथ पे भी दिखता है फिर। हाँ। ऋत्विक, अब आपने टॉप किया है तो कह सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे, उन सब के लिए आप आइकन बन गए हैं। हर कोई चाहता है कि मैं भी ऋत्विक भैया की तरह अच्छे नंबर लेके आऊँ और मैं भी टॉप करूँ। तो जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, कौन कौन सी सिली मिस्टेक्स ना करें, और जब बहुत सारी बैकलॉग हो जाए, क्लास मिस हो जाए, तो उस दौरान घबराए ना, कैसे खुद को संभालें? मेरे हिसाब से बैकलॉग को कवर करने का काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप पहले सारा बैकलॉग का रिकॉर्ड बना लीजिए कि मैंने ये छोड़ा हुआ है, ये मुझे करना है। जैसे आपके पास कोई 60 क्वेश्चंस का असाइनमेंट है और आपने सोच लिया कि मेरे को इसको 10 दिन में करना है, तो आपको बस रोज़ 6 क्वेश्चन करने हैं। आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए, क्योंकि 6 क्वेश्चन करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आप सोचेंगे कि मेरे को 60 क्वेश्चंस करना है, ये तो बहुत बड़ा टास्क है। और आप बस इतना सोच लीजिए कि रोज़ मुझे 6 क्वेश्चंस करने हैं, तो उससे आपको बर्डन कम लगेगा और आप बैकलॉग एफिशिएंटली कवर कर पाएंगे। उसके अलावा सिली मिस्टेक्स टेस्ट वगैरह में काफ़ी कभी होती हैं, उसको लेके डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपको लगता है कि ये मेरे को आता था पर फिर भी मैंने गलत कर दिया है, तो उससे लोगों को काफ़ी बुरा लगता है। पर वो मेरे साथ भी होता था। और जैसे जैसे आप क्योंकि उन्हें डर प्रैक्टिस करते लगता है ना कि ये तो टेस्ट है, लेकिन एग्जाम में ऐसा हो गया तो हाँ, कैसे उसे सॉल्व करूंगा? तो जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के क्लोज़र आएंगे वैसे वैसे आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और उसके साथ वो चीज़ें कम होती जाएंगी। तो उसको लेके डिसहार्टन नहीं होना है और तैयारी करते रहें। तैयारी करते रहें। हाँ, और जितने भी मॉक टेस्ट है जो भी है वो आप मॉक टेस्ट देते देते रहिए, रहें जितने ताकि- मॉक टेस्ट देंगे उतना बेटर है। अच्छा, अब आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिल गया है, अंदर से सुकून भी है, पूरा परिवार खुश है, तो अब आप यहाँ से चले जाएंगे। और स्पेशली ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बचपन से आप कोटा में रह रहे हैं ना, तो एलन और कोटा को अपने जहन में कैसे याद रखेंगे यहाँ से जाने के बाद? थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा जाने के लिए, क्योंकि एक फिक्स रूटीन था काफ़ी टाइम से और दोस्तों का अच्छा ग्रुप था। यहाँ पे नाना नानी रहते थे, वो थे। कोटा की कचौड़ी थी और कोटा में घूमना वगैरह वो भी काफ़ी अच्छा लगता था। तो मिस तो करूँगा, पर लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, तो बिल्कुल। जहन में रखूँगा ये सब चीज़ों हाँ, को। और जब याद दिल रखूंगा। नहीं करेगा तो ये अच्छा है ना, कॉलेज यहाँ पे आप हॉस्टल में नहीं रहते। हाँ। अच्छा है ना कि नाना नानी का घर है, जब कभी भी याद हाँ, आएगी वापस भी आ तब सकते आप वापस भी आ सकते हो। अच्छा, सोशल मीडिया से खुद को आपने कैसे दूर रखा? क्योंकि देखो जिस तरह से आपने बताया ना कि मैं पढ़ाई भी करता था, क्रिकेट भी खेलता था, बुक्स वगैरह भी पढ़ लेता था, तो आपने ना बहुत मतलब अच्छे से अपना शेड्यूल पूरा मैनेज किया, हर चीज़ किया आपने। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे 15 घंटे 12 घंटे सिर्फ पढ़ाई करी है। तो इस दरमियान अगर हम फ़ोन की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, तो उससे आप कैसे दूर रहे? मतलब मैं ट्राई करता था कि कम रखूं, पर कभी कभी सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाता था। तो मैं बेसिकली व्हाट्सएप यूज़ करता था और रेडिट वगैरह पे थोड़ा यूज़ करता था, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म मेरे को थोड़ा हेल्पफुल लगता था, क्योंकि उस पर आपका समय ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, क्योंकि आप थोड़ी देर यूज़ करके उसको रख सकते हो। बाकी मैं ट्राई करता था कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से दूर रखूँ अपने आप को, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से आपका अटेंशन स्पैन भी कम होता है और रिटेंशन रेट भी उसका ज़्यादा रहता नहीं है। तो आप एक चीज़ पे स्टिक करके उसको ढंग से देख भी नहीं रहे हो और आप बस एंडलेसली माइंडलेसली स्क्रॉल करे जा रहे हो। तो मतलब उससे दूर रखने दिमाग की कोशिश। भी खराब हो रहा है आपका और टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। हाँ, तो उससे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत यूज़ करना चलता है, क्योंकि थोड़ा बिल्कुल ही ऐसे दूर रखना पॉसिबल नहीं होता। अगर आपके पास फ़ोन है तो थोड़ा बहुत यूज़ फ़ोन ही करना। ना रखे। हाँ, बेस्ट है फ़ोन ही ना ये रखो। अच्छा है कि आप फ़ोन ही ना रखें। हाँ, मैंने तो कोशिश करी थी, मतलब कोशिश करी नहीं कि फ़ोन को दूर रखूं, पर वो रखना बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैंने ट्राई तो नहीं किया, पर मेरे हिसाब से बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम वाले दिन की अगर बात करें तो वो क्या शेड्यूल था एग्ज़ाम वाले दिन, और सबसे पहले आपने अपना फेवरेट सब्जेक्ट मैथ ही किया या फिर
दूसरे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया? हाँ नहीं, मैंने एग्ज़ाम मॉक टेस्ट वगैरह दे के मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को केमिस्ट्री पहले करना है। ओके। तो मैंने केमिस्ट्री किया, फिर मैथ्स किया, फिर फिज़िक्स किया। पेपर 1 करने के बाद मैं थोड़ा डिसहार्टेंड हो गया था क्योंकि पेपर 1 मेरे को लगा था काफ़ी आसान है, पर मैंने उसमें सिली मिस्टेक्स कर दी थी कुछ 1-2, और वो मेरे को बाहर आते ही रियलाइज़ हो गया था कि मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी। तो पेपर 2 में मैंने अपने आप को संभाला, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, मेरे को पेपर 2 पे फोकस करना है। और पेपर 2 हार्ड आया था, फिर भी मेरे पेपर 2 में पेपर 1 से ज़्यादा है क्योंकि मैंने अपने आप को डिसहार्टेंड नहीं होने दिया। वाह, आपने कितनी अच्छी बात बोली है ये। सच में जितने भी स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, कह सकते हैं कि बिल्कुल वो इस बात को मानेंगे कि पहले एग्जाम मेरा अच्छा नहीं हुआ पेपर 1 ना, लेकिन मैंने अपना कह सकते हैं धैर्य जो है वो खोया नहीं। हाँ। मैंने सोचा कि वो तो हो गया, उसे तो जाने दो, लेकिन जो अब होने वाला है इस पे फोकस करें। और कह सकते हैं ये स्टूडेंट्स के लिए भी एक सीख है कि अगर एक मॉक टेस्ट आपका खराब हो गया या उसमें कम नंबर आए तो उसे लेके मत बैठो, नेक्स्ट में बेहतर करने की कोशिश। जेईई एडवांस का पैटर्न भी अच्छा है इसलिए क्योंकि 2 पेपर होते हैं, तो आप कभी एक पेपर से आपकी डिसाइड नहीं हो रहा है आपका फ्यूचर। चलिए ऋत्विक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋत्विक खंडेलवाल को आप सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि वाकई ही हर चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही हर एक टाइम पे एक एक चीज़ करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, जैसे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया जो है वो यूज़ करते थे, लेकिन उन्हें पता था कि कितना टाइम मुझे सोशल मीडिया पर देना है, कितना टाइम मुझे क्रिकेट खेलना है, कितने टाइम मुझे बुक्स पढ़नी है। और साथ ही उम्मीद करते हैं जितने भी फेलो एस्पिरेंट्स हैं वो ऋत्विक खंडेलवाल की बात को ध्यान से सुनेंगे और आने वाले एग्जाम में इसे अप्लाई करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।